हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में एमए फाइनल के क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मौसम के पूर्वानुमान के संदर्भ में बात करेंगे। इसके वीडियो नंबर 3 है कंटिन्यू में। पिछले 2 वीडियो में मौसम पूर्वानुमान का क्या महत्व, किस प्रकार से लगाया जाता है, कौन कौन सी माध्यम है जिनके माध्यम से हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, उसी को हम कंटिन्यू रखते हुए वीडियो नंबर 3 में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम के पूर्वानुमान के संदर्भ में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में मौसम के तत्वों की माप करने वाले यंत्रों का आविष्कार तथा मौसम के तत्वों, खासकर डियर स्टूडेंट, तापमान एवं वायुदाब के मापन एवं लेखन के साथ ही मौसम पूर्वानुमान की परंपरागत कहावतों एवं जनश्रुतियों पर आधारित विधियों के स्थान पर डियर स्टूडेंट वैज्ञानिक विधियों का सिलसिला भी प्रारंभ हुआ। यानी उससे पहले जो पूर्वानुमान था वो कहावतों के आधार पे, जनश्रुतियों के आधार पे था कि ऐसा यदि है तो ऐसा होने की संभावना होगी। गैलीलियो ने 1593 में तापमान को मापने के लिए डियर स्टूडेंट थर्मामीटर का आविष्कार किया तथा टोरिसेली ने 1686 में वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का आविष्कार किया। हेली ने 1686 में वायु मानचित्र तैयार किया और इस प्रकार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक एलिमेंट्री मौसम पूर्वानुमान में सराहनीय डियर स्टूडेंट प्रगति हुई। यानी यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से अब मौसम के पूर्वानुमान लगाने के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि सन 1852 में बायस बेल्ट ने मौसम मानचित्र यानी वेदर मैप्स के निर्माण में काफ़ी सुधार तथा प्रगति की और इन सब में विदित होता है कि मौसम संबंधी दशाओं के सिनाप्टिक विश्लेषण में प्रयास प्रारंभ हो चुका था। ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन के आविष्कार के पहले विश्व में बिखरे अनेक मौसम केंद्रों से डियर स्टूडेंट तापमान, वायुदाब, वायु आर्द्रता आदि से संबंधित आंकड़ों का आकलन डाक सेवाओं के द्वारा किया जाता था तथा इन आंकड़ों के आधार पर प्रारंभिक काल में सिनेप्टिक चार्ट का निर्माण किया जाता था। परंतु मौसम मानचित्र तैयार करते समय अधिक समय लग जाने के कारण समय अंतराल के बढ़ने से सिनेप्टिक चार्ट तथा मौसम मानचित्रों की सार्थकता समाप्त हो जाती थी। अतः मौसम की समय रहते हुए भविष्यवाणी डियर स्टूडेंट नहीं की जाती। उसके बाद में 1840 में प्रथम विद्युत टेलीग्राफ के आविष्कार से मौसम पूर्वानुमान में और अधिक बारीकियां आने लगी, क्योंकि प्रारंभ में अभिलेखित मौसम के आंकड़े की तिथियां तथा मौसम मानचित्रों की तिथियों में जो लंबा समय का अंतराल होता था, अब उसका निदान होने लगा। आंकड़ों के संकलन को और अधिक आसान और त्वरित बना दिया गया डियर स्टूडेंट। इस तरह विश्व के विभिन्न मौसम केंद्रों से मौसम के प्रक्षेपित आंकड़ों के इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम से संकलन के ऊपर आधारित मौसम मानचित्र अधिक उपयोगी हो गए तथा इन मौसम मानचित्रों के आधार पर मौसम का विश्लेषण और अधिक विश्वसनीय डियर स्टूडेंट हो गया। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक और महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हुई, जबकि मौसम की दशाओं एवं पूर्वानुमान के नियमित परीक्षणों यानी प्रायोगिक केंद्रों की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो 1860 में आर फिट्जरॉय द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में, लेवेरियन द्वारा फ्रांस में तथा स्मिथोनियन इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त राज्य में ऐसे प्रायोगिक परीक्षण केंद्रों की स्थापना डियर स्टूडेंट की गई। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न देशों में पूर्वानुमान सेवा केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना संभव हो गई। भारत में इस तरह मौसम पूर्वानुमान सेवा केंद्रों की स्थापना 15 जून सन 1878 में शिमला में डियर स्टूडेंट की गई। यानी प्रथम जो मौसम पूर्वानुमान का जो सेंटर स्थापित किया 1878 में, वो कहाँ किया गया डियर स्टूडेंट? शिमला में स्थापित किया गया।
जहाँ से देश में फैले 51 मौसम केंद्रों के आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम के माध्यम से संकलन प्रारंभ हुआ। डियर स्टूडेंट, परिणाम स्वरूप मौसम के इन आंकड़ों के आधार पर भारत के दैनिक मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। परंतु भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्टों में मौसम चार्ट का प्रकाशन 13 अक्टूबर 1887 में प्रारंभ हो गया। उल्लेखनीय है कि डियर स्टूडेंट 19वीं सदी में मौसम पूर्वानुमान सिस्टम धरातलीय सतह के वायुदाब, तापमान, वायु तथा सामान्य प्रचलित मौसमों की दशाओं के सीमित प्रक्षेपित आंकड़ों पर ही आधारित था। इन आंकड़ों की माप तथा अभिलेखन स्थल स्थित कतिपय चयनित मौसम केंद्रों पर ही किए जाते थे और इस प्रकार मौसम पूर्वानुमान तापमान तथा वायुदाब प्रतिरूपों के बीच संबंधों, दिशा एवं गति के संदर्भ में वायु के सामान्य व्यवहार तथा इस तरह के संबंधों पर आधारित मौसम की दशाएं के अध्ययन तक ही सीमित रहा। प्रारंभ में इस तरह के संबंधों के आधार पर केवल प्रमुख वायुमंडलीय तूफानों का ही डियर स्टूडेंट अनुमान लगाया जाता रहता था। इस तरह का सीमित पूर्वानुमान भी सही नहीं हो पाया था, क्योंकि सागरीय सतह से वायुदाब सिस्टम एवं वायु प्रणाली से संबंधित आंकड़े सुलभ नहीं थे। ज्ञातव्य के डियर स्टूडेंट, अधिकांश वायुमंडलीय तूफानों का जनन सागरीय भागों पर ही होता है। इसके लिए इस तरह के पूर्वानुमानों के लिए सागरीय सतह के आंकड़े होना बहुत ज़रूरी है। रेडियो टेलीग्राफी के 20वीं सदी के प्रारंभ के आविष्कार के बाद डियर स्टूडेंट सागरीय सतह के आंकड़ों की समस्या का भी निदान हो गया। और डियर स्टूडेंट, ऊपरी वायु मुख्य रूप से निचले क्षोभ मंडल की दशाओं से संबंधित मौसम के आंकड़ों की प्राप्ति के लिए आगे चल कर के वायुयानों का उपयोग प्रारंभ हुआ और 1920 में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत की नई संकल्पना अर्थात बर्कजीन चक्रवात मॉडल के प्रतिपादन तथा समुन्नत वैज्ञानिक संचरण व्यवस्था के कारण मौसम पूर्वानुमान में और अधिक पैनापन आ गया। वह पहले से अधिक वास्तविक, विश्वसनीय तथा उपयोगी हो गए। डियर स्टूडेंट, पूर्वानुमान के जो आंकड़े थे वायुयानों के प्रयोग करने के बाद में, इस तरह मौसम पूर्वानुमान की जो अनुभविक विधि की शुरुआत हुई और मौसम पूर्वानुमान की यह अनुभविक विधि मुख्य रूप से व्यक्तिनिष्ठ उपागम पर आधारित होने के कारण पूर्वानुमानकर्ताओं को क्षमता पर निर्भर करती थी। यह भी सत्य है कि मौसम मानचित्रों पर वायुदाब, पवन परिसंचरण, खासकर वायुमंडलीय तूफान, आर्द्रता, मेघाच्छादन आदि की दर्शाई गई सूचनाओं के आधार पर मौसम संबंधी दशाओं की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या अर्थात व्यक्ति विशेष द्वारा की गई व्याख्या यथार्थ से अधिक करीब थी, क्योंकि इस तरह की व्याख्या स्थानीय धरातल एवं मौसम की दशाओं के बारीक अध्ययन पर डियर स्टूडेंट आधारित थी। उल्लेखनीय है कि मौसम पूर्वानुमान की इस अनुभविक विधि में कई कमियां भी थी, जैसे यह विधि मात्रात्मक कम और गुणात्मक अधिक थी, क्योंकि यह मौसम की दशाओं के सीमित आंकड़ों पर आधारित थी। इनमें कालिक बाध्यकारी सीमाएं भी थी, अर्थात पूर्वानुमान का समय बहुत छोटा यानी 24 घंटे हुआ करता था। यह विधि लघु क्षेत्रों के मौसम के आंकड़ों पर आधारित थी, अतः इस विधि का वृहद क्षेत्रों पर विस्तरण नहीं किया जा सकता था, अर्थात इनका बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोग डियर स्टूडेंट नहीं किया जा सकता था। मौसम पूर्वानुमान की यह परंपरागत गुणात्मक विधि अधिसंख्य आंकड़ों को संभालने में सार्थक डियर स्टूडेंट नहीं थी। भौतिकी के नियम और वैज्ञानिक सांख्यिकी विधियों का डियर स्टूडेंट आगे प्रयोग किया जाने लगा और मौसम पूर्वानुमान की मात्रात्मक विधि या सांख्यिकी विधियों का डियर स्टूडेंट आगे चल करके विकास हुआ। 1930 के दशक में रेडियो सांडी के विकास से वायुमंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक अर्थात डियर स्टूडेंट क्षोभ मंडल तथा वायुमंडल के आंकड़े प्राप्त करने आसान हो गए। ज्ञातव्य कि रेडियो सांडी एक यंत्र होता है जिसे गुब्बारे की सहायता से ऊपर भेजा जाता है तथा यह यंत्र वायुमंडलीय ताप, आर्द्रता तथा वायुमंडल की
वायुदाब की माप उसके आंकड़ों का अभिलेखन करता है। 1940 के दशक में रेडियो संडी में और अधिक सुधार तथा परिमार्जन किया गया, जिस कारण तापमान, वायुदाब एवं आर्द्रता के अलावा ऊपरी वायुमंडल में पवन संचरण से संबंधित सही आंकड़े डियर स्टूडेंट मिलने लगे। सन 1930 के बाद राडार एवं मौसम उपग्रहों के विकास एवं उपयोग, सांख्यिकी विधि तथा तकनीकों, तेज गति वाले कंप्यूटरों तथा कंप्यूटर मॉडलों के अधिकतम उपयोग से मौसम पूर्वानुमान के विज्ञान में और अधिक निखार आ गया। यानी अब कंप्यूटरों के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से पूर्वानुमान की घोषणा की जाने लगी। उल्लेखनीय है कि इस दिशा में मौसम पूर्वानुमान में मौसम के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए मौसम उपग्रहों का प्रयोग इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उपग्रह जलवायु विज्ञान के रूप में जलवायु विज्ञान की एक शाखा का अभ्युदय हो गया। प्रथम मौसम उपग्रह TIROS फर्स्ट का संयुक्त राज्य द्वारा 1960 में परीक्षण किया गया। वायुमंडलीय दशाएं, खासकर ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण की निगरानी तथा पूर्व कथन के लिए राडार, खासकर डॉपलर राडार का प्रयोग डियर स्टूडेंट अधिक प्रसिद्ध हुआ। मूल रूप में दो प्रकार के मौसम उपग्रहों का विकास किया गया, भूतल्यांकी उपग्रह और दूसरे पोलर ऑर्बिटिक सैटेलाइट्स डियर स्टूडेंट। इनके साथ कई प्रकार के सेंसर भी विकसित किए गए और इन मौसम उपग्रहों के साथ संबंध सेंसरों से ऊपरी वायुमंडल के मौसम के आंकड़े तथा सूचनाएं डियर स्टूडेंट प्राप्त की जाती हैं। दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त विकिरण को सेंसर करके ये सेंसर मौसम के आंकड़ों को स्थल स्थित केंद्रों को NOAA 15 उपग्रह द्वारा भेजते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए निम्न सेंसरों का डियर स्टूडेंट विकास किया गया है। अर्थ रोटेशन बजट सेंसर, इसका उपयोग पृथ्वी तथा वायुमंडल की ऊष्मा बजट की निगरानी के लिए डियर स्टूडेंट किया जाता है। दूसरा है सोलर बैकस्कैटर अल्ट्रावायलेट एनर्जी सेंसर, इसके द्वारा वायुमंडलीय ओजोन की दशाओं का मूल्यांकन एवं उसकी निगरानी यानी मॉनिटरिंग डियर स्टूडेंट की जाती है। तीसरा है टोटल ओजोन मैपिंग इंस्पेक्ट्रीमीटर के द्वारा भी ओजोन से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है स्ट्रेटोस्फियर एवं मेसोस्फियरिक साउंडर का उपयोग तापमान के मापन एवं अभिलेखन के लिए डियर स्टूडेंट किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट इमेजर से सौर विकिरण तथा धरातलीय सतह से परावर्तित सौर ऊर्जा का रिकॉर्ड डियर स्टूडेंट इसके माध्यम से किया जाता है। हाल में स्थानीय मौसम संबंधी दशाओं के पूर्वानुमान के लिए टेलीकनेक्शन का उपयोग प्रारंभ डियर स्टूडेंट हो गया है। टेलीकनेक्शन इस अवधारणा पर स्थापित है कि विश्व के अन्य दूरस्थ भागों में घटने वाली मौसम की परिघटनाएं अन्यंतर स्थानिक स्तर पर मौसम की दशाओं को नियंत्रित करती हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट जो मौसम का पूर्वानुमान था, जो कथाओं के ऊपर आधारित, जनश्रुतियों के ऊपर आधारित था, वह आगे चल करके साइंटिफिक रूप में आया और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उसको और मॉडिफिकेशन करके मौसम का पूर्वानुमान डियर स्टूडेंट लगाए जाने लगा। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।